मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में भूमि के उपयोग के बारे में बताया था आपको। यहाँ पे आपका भू उपयोग के बारे में बताया था, जिसके अंदर एक शब्द आया था आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो मैंने इसके पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि मैं इसके अगले क्लास में आपको शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? तो बोल रहा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र। वर्ष में केवल जो एक बार अगर कोई क्षेत्र बोया जाए तो उसी को हम लोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वर्ष में एक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र कहते हैं। और मैंने इसके पहले सकल कृषि क्षेत्र जो कहा था, तो उसी में ये शुद्ध बोए गए क्षेत्र को जब जोड़ दिया जाता है तो वही क्षेत्र जो है वो आपका सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं। भारत में भू उपयोग का प्रारूप, किस तरह का इसका प्रारूप है उसके बारे में बताएगा आपका। बोल रहा है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तथ्यों में, भू उपयोग को कौन कौन से चीज निर्धारित करते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे आपका? तो सबसे पहले आएगा आपका भौतिक कारक, जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। ठीक है, ये आपके भौतिक कारक के अंदर आते हैं जो भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल होती है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में, पिछले साल भी 9th में ये पढ़ चुके हैं कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें 93% भाग का ही हम लोग आंकड़ा जो है वो उपलब्ध कर पाए हैं। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। असम छोड़कर बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है आपका राज्य है, वहाँ से हमें वहाँ की भूमियों के बारे में उतना अच्छा जानकारी जो है, ये आंकड़ा जो है वो नहीं मिल पाया है। इसके अलावा यानी पूर्वोत्तर राज्यों के, असम छोड़कर जो पूर्वोत्तर राज्य है, उसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो ऐसे क्षेत्र जो पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्र हैं, वहाँ के भी आंकड़ा जो है हमें नहीं प्राप्त हो पाया है। चलिए आगे क्या बोल आपका, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। स्थायी चारागाह के कारण भी भूमि जो है वो मतलब कृषि योग्य या कृषि खेती करने के लिए मतलब उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। इतना बड़ा जो, इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे पास पशु है, इतनी बड़ी संख्या में पशुओं का चारा उपलब्ध कराना भी बहुत कठिन एक समस्या है। और इसका क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में बोल रहा है आपका। तो वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। जो प्रति भूमि है, ठीक है, या अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई प्रति भूमि है या उसके अतिरिक्त प्रति भूमि जो है उसके ऊपर अगर आप खेती करते हैं तो उस पर आपको जो लागत होगा खेती का वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और इन पर अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर
ही खेती हो सकती है। अगर मान लीजिए कि आप शुद्ध बोए गए क्षेत्र के साथ ये वर्तमान प्रतिभूमि या अतिरिक्त प्रतिभूमि को अगर आप जोड़ भी लेते हैं, ठीक है, तो भी हमारे पास मात्र 54% ऐसा हिस्सा होगा जहां पर खेती जो है वो कर सकते हैं। आगे बोल रहा आपका शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। मैंने आपको शुद्ध बोए गए क्षेत्र यहाँ पे बता भी दिया है कि एक बार वर्ष में एक बार अगर किसी क्षेत्र पर अगर खेती की जाती है तो उसे हम लोग शुद्ध बोए गए क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोआ जाता है। अगर आप पंजाब या हरियाणा में देखिएगा तो वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों पे जो है वो खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार इन सारे क्षेत्रों में खेती जो है वो कम जो क्षेत्र होते हैं उस पर की जाती है। मात्र 10% से भी कम क्षेत्रों पे खेती की जाती है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर आपको समतल भूमि है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे आपका जो भू आकृति है वो उतना ज़्यादा समतल नहीं है। ठीक है, तो इन सब कारणों के कारण वहाँ पर खेती जो है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमने 1952 में हमारा वन नीति अपनाया गया था, जिसमें मैंने आपको 9th में भी बताया था कि वनों को 3 भागों में बांटा गया था, आरक्षित, रक्षित और वनग्राम। ठीक है, तो उसमें 33% ऐसा भाग है जिसके ऊपर वन है। बोल रहा है कि वन नीति द्वारा निर्धारित ये सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कम से कम आपको 33% जमीन भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसपे वन होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम जो है वो संतुलित रहेगा। ठीक है, वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। जो वन क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? वन। ठीक है, भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। आगे आपको बता रहा है कि भू उपयोग का एक तो आपका प्रारूप बताया, जिसके अंदर आपको बताया कि 93% ऐसे भाग है जहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें से 93% जो है भूमि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बाकी आपका असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखिएगा कि वहाँ पर उतना ज़्यादा खेती जो है वो नहीं की जाती है। इसके अलावा आपका कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के साथ नहीं जोड़े जाते हैं। या इसमें वर्तमान प्रतिभूमि या प्रतिभूमि जो होती है, अतिरिक्त प्रतिभूमि होती है, उस पर खेती करना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और आपको हर देश के अंदर, कई राज्यों के अंदर शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंदर भी आपको विविधता जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, वन के बारे में भी यहाँ पे आपको बता रहा है कि वन नीति 1952 के तहत 33% ऐसे भाग होने चाहिए जिसके ऊपर वन होने चाहिए, जिससे कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो संतुलित हो सके। अच्छा, इसके अलावा आपका बता रहा है कि एक और भू उपयोग का एक और प्रारूप है आपका बंजर भूमि, जिसपे कुछ किसी तरह के फसल या किसी तरह के पेड़ पौधे जो है वो कम होते हैं। और एक होता है गैर कृषि प्रयोजन में। गैर कृषि प्रयोजन जैसे भवन बना दिया आपने, या भूमि के ऊपर आपने किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वर्क जो होते हैं वो आपने शुरू कर दिया, तो इसे गैर कृषि प्रयोजन के अंदर लाया जाता है। तो बोल रहा है कि बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टाने, देखिए यहाँ पे दे भी रहा आपका बंजर भूमि में क्या क्या चीज आएंगे, तो पहाड़ी चट्टाने आए, सूखी और मरुस्थलीय सॉरी सॉरी भूमि शामिल है। ठीक है, बंजर भूमि के अंदर क्या क्या चीज शामिल है आपका, तो चट्टान हो गए, सूखी और मरुस्थलीय भूमि हो गया,
और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां हो गया, सड़कें हो गए, रेल लाइंस, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। जिस ढंग से हम लोग भूमि का इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहे हैं, ठीक है, इससे हम ये देख रहे हैं कि भूमि को संरक्षित करना या उसको प्रबंध करना जो है वो कम होता जा रहा है। भूमि संरक्षण और प्रबंधन जो है, ठीक है, वो लगातार जो है हम लोग नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जिससे एक बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है, जिसे हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। आगे आपको भूमि निम्नीकरण के बारे में बताएगा भी, ठीक है। इससे पर्यावरण पर गंभीर आपदा या समाज पर एक गंभीर आपदा आने की संभावना जो है वो बढ़ गई। तो भूमि का प्रारूप के अंदर आपको बताया, 3 जगह बता रहे हैं। एक वन नीति बता रहे हैं, वनों के बारे में बता रहा है। दूसरा आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा बंजर भूमि और अतिरिक्त बंजर भूमि के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या होता है और उसको कैसे बचाया जाए, उसके उपाय के बारे में आपको बताएगा। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम लोग आप सभी लोग जानते हैं कि भूमि एक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज जो है वो शुरू से करते आ रहे हैं, या और आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इस भूमि का उपयोग जो है वो करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग जो है वो भूमि से प्राप्त करते हैं। यानी अपनी आवश्यकताओं का ज़्यादातर भाग जो होता है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। परंतु जिस तरह से मानव जो है अपने लालचवश जिस तरह से गलत ढंग से भूमि का इस्तेमाल, इस संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है, उससे जो है एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, भूमि निम्नीकरण, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं कर पा रहे हैं, या उसके ऊपर किसी तरह का फसल जो है वो नहीं बो पा रहे हैं, या उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। बोल रहा है कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। तो भूमि निम्नीकृत जिसके ऊपर हम लोग उत्पादन क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र तो आपका वन के अंतर्गत आ जा रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जल अपर्दित है, यानी वहाँ पे नदी या सागर है जहाँ पे आप खेती नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र जो लवणीय हैं जो कि उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण की में मुख्य भूमिका निभाई है। बोल रहे हैं कि हमारे जो भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत आपका वन, और मान लीजिए 28% भूमि जो है वो वनों के अंतर्गत आता है, 56% क्षेत्र जो है वो जल अपर्दित है, ठीक है। और इसके अलावा जिस तरह से वन उन्मूलन, वन पेड़ों को काटा जा रहा है, पशुचारण जो है वह बहुत ज़्यादा हो रहा है, खनन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे भी भूमि निम्नीकरण जो है वो ज़्यादा हो रही है। अच्छा, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जब हम लोग खनन कार्य करते हैं, ठीक है, कोई खनिज निकालने के लिए जब हम लोग खनन कार्य करते हैं, तो उस समय जो है खनन कार्य करने के बाद जो है वो हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, खुला छोड़ दिया जाता है। और खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का
कारण बना है। आपका ये 4 राज्य बता रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वन उन्मूलन के कारण वहाँ पे भूमि निम्नीकरण जो है वो ज़्यादा हुई है। बोल रहा है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, यानी अलग अलग राज्यों में भूमि निम्नीकरण के अलग अलग कारण होते हैं। जैसा आपका ऊपर बता रहा है कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो वो है आपका वन उन्मूलन। जबकि अगर आप महाराष्ट्र, ठीक है, अगर आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो वहाँ पर भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है आपका अति पशुचारण। ठीक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। और अगर कुछ और राज्य अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपका आ रहा है पंजाब आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपका हरियाणा आ रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश आ रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है वो उत्पन्न हुई है। चलिए, अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतिता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगर हम लोग अति सिंचन, अगर हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अगर सिंचाई करते हैं खेतों के, तो उससे भी भूमि निम्नीकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। बोल रहा है कि मृदा की में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। मतलब नमक की मतलब नमकीन, मतलब उसमें जो भूमि जो होती है वो थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है या लवणीय हो जाता है। लवणीय आपका, अब साइंस का ये वर्ड है, अब जिसके अंदर नमक की मात्रा या खारा इस तरह का वो जो होता है मिट्टी के अंदर, उतना ज़्यादा पोषक तत्व जो होते हैं उसकी कमी हो जाती है। ठीक है। बोल रहे हैं कि खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। देखिए आगे क्या बोल रहा है आपका, खनिज प्रक्रियाएं जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग हो गया या, ठीक है, या बर्तन उद्योग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चूना या चूना पत्थर जो होता है या सेल खड़ी बनाने में बहुत अधिक मात्रा में जो चूने जो होते हैं या चूने पत्थर जो होते हैं वो उड़ते हैं। ठीक है। और वो क्या होते हैं, उड़ने के बाद वायुमंडल में धूल विसर्जित होने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे कण में वो वायुमंडल के अंदर फैल जाते हैं और उसके बाद वो जब जमीन पर, भूमि पर जब वो जाते हैं तो उससे भूमि का जो है जल सोखने की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। मैं आपको इसके अंदर जो हार्ड वर्ड्स जो हैं उसका अगले क्लास में, जैसे जल क्रांतता के बारे में आपको जो है वो अगले क्लास से, अगले जो आपका मैं टॉपिक लूँगा उसके अंदर इसको क्लियर करते जाऊँगा कि आपको इससे वर्ड से किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। बता रहा है कि अगर हम लोग कुछ वर्षों से अगर देखें तो देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास जो है, उद्योगों से निकलने वाला जो पानी जो है वो बाहर आने के कारण भूमि और जल दोनों प्रदूषित होते जा रहे हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। अगर भूमि निम्नीकरण को आप कम करना चाहते हैं इस समस्या को, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण, वन रोपण और चारागाहों को उचित प्रबंध। वन, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाने से भूमि निम्नीकरण की समस्या कम हो सकती है। और दूसरा, उचित चारागाह प्रबंध करने से भी हम लोग इस तरह की समस्याओं को थोड़ा कम कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है।
ये शुष्क क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि शुष्क क्षेत्र में मिट्टी को एक जगह उड़ना जो है कटाव को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो रक्षक मेखला जो होता है, हम लोग शेल्टर बेल्ट के बारे में 8 क्लास में पढ़े कि इसके किनारे किनारे हम लोग पेड़ लगा देते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे धूल उल के कारण, जैसे हवा के तेज झोंका के कारण मिट्टी जो है वो उड़ नहीं पाती है, ठीक है। या रेतीले टीलों के ऊपर आप कांटेदार झाड़ियाँ भी लगाकर आप इस कटाव को रोक सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन से संरक्षण है आपके, तो एक हो गया आपका बंजर भूमि का उचित प्रबंध करने से, खनन नियंत्रण को करना, जो खनन क्रियाएं हो रही है उसको नियंत्रित करना, और उद्योगों से जो जल निकल रहा है उसको रिफाइन करना, ठीक है। उसके बाद रिफाइन करने के बाद उसको छोड़ना। इन सारे चीज़ों से हम लोग जो है वो निम्नीकरण की समस्याओं को थोड़ा बहुत सुलझा सकते हैं, ठीक है। आज जो है इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज मैं आपको इसके संबंधित SW जो है वो मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और जो है अगले क्लास में मैं आपको, ठीक है, इसके आगे और इस टॉपिक में आपको जो भी दिक्कत होगा वो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप नंबर तो आप सभी लोग जानते ही हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।